ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को देखिए। Which renowned Indian poet dedicated his only science book विश्व परिचय टू सत्येंद्र नारायण बोस। देखो फरवरी के मंथ की बात करोगे ना तो 4 फरवरी के आसपास सत्येंद्र नाथ बोस की अगर बात करोगे तो सत्येंद्र नाथ बोस का जो है डेथ एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था 4 फेब का। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो बोस आइंस्टीन थ्योरी के बारे में आपको पता है, इन्होंने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया। ठीक है, तो ये बोला गया है कि इन्होंने इकलौता बुक लिखा है जिसका नाम क्या है तो विश्व परिचय, और किसको डेडिकेट किया है तो सत्येंद्र नाथ बोस को किया है। तो बताइए कि इन्होंने लिखा है इकलौता बुक। पहला ऑप्शन है देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक इन्होंने नॉवेल लिखी थी आनंद मठ, अगर आप सबको याद हो सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड है। आनंद मठ उपन्यास के अंदर ही जो वंदे मातरम का कॉन्सेप्ट आप देखते हो वहीं से हमने लिया है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड है रविन्द्रनाथ टैगोर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रेमचंद्र का साइंस से कोई लेना देना नहीं था, गोदान गबन कर्मभूमि जैसे बुक्स प्रेमचंद्र ने लिखा था। क्या होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्या होगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको डेडिकेट किया था ये बुक। ठीक है, अगर देखो सत्येंद्र नाथ बोस की बात करेंगे तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे, राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन इनको दिया गया था। Which of the following statement is not correct about ढिमसा डांस। ढिमसा नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से और आंसर कीजिए, आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, देखिए चलिए आंसर कीजिए फटाफट। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ढिमसा डांस के बारे में। ठीक है, पहला क्या है कि ट्राइबल डांस है परफॉर्म्ड इन तमिलनाडु। दूसरे डांस वेरिएशन आर इंस्पायर्ड बाय themes such as mythology and folk tales. Third, both men and women participated in the Dimsa dance. Four, it included instruments such as डप्पा, टुडुमू, मूड़ी एक्सेट्रा। तो चलिए जल्दी से बताइए इस डांस के बारे में क्या होगा राइट आंसर। कहाँ से रिलेट करता है, किस स्टेट के अंदर आपको दिखता है, अगर ये भी पता हो तो बात बन जाएगी। देखो डिम्सा डांस कहाँ पे दिखता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर दिखता है। आंध्र प्रदेश ये वही स्टेट है जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था पहला स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब देखो आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है तो बाकियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला इनकरेक्ट है तो यही हमारा सही हो जाएगा और इसे मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन डिम्सा डांस के बारे में कुछ चीजें आप देख लो। ट्राइबल पीपल्स इसको सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर अगर आप थीम देखोगे तो जो माइथोलॉजी होती है, राजा रानी के किस्से, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो लोकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं जो आपको घर घर में दिख जाते हैं ट्राइबल फैमिलीज में, बेसिकली उसी को यहाँ पे यूज किया जाता है। चलिए अगले सवाल को देखिए। कलबेलिया डांस के बारे में सवाल पूछा गया। देखो कलबेलिया जो ट्राइब्स है ये आपको कहाँ दिखेगी, तो सबसे ज्यादा कलबेलिया ट्राइब्स आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। और ये देखो इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, कलबेलिया के ऊपर क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता है ना नाइट स्कूल का कॉन्सेप्ट होता है कि जो अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, 30-35 साल एज हो गई, तो उनके लिए नाइट स्कूल का कॉन्सेप्ट होता है कि रात में आओ पढ़ो ताकि शर्म भी ना आए लोगों को। चलिए तो कलबेलिया कम्युनिटी की कुछ लोगों ने मिलकर राजस्थान के अंदर जो है नाइट स्कूल्स को बहुत आगे बढ़ाया, इसीलिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है बोथ मेन एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन कलबेलिया डांस। ठीक है, सेकंड इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा कलबेलिया डांस के अंदर डांस किस तरह से की जाती है, देखो ये लोग इस कम्युनिटी में सांप को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, आपको क्या दिखेगा कि जैसे नागिन डांस का नाम आपने सुना है ना, तो मेल फीमेल जो है वो एक तरह से आप समझो तो वो मेल फीमेल स्नेक की तरह फिर वो लिपट के डांस करते हैं, यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट आपको दिखेंगे। और कहाँ के ट्राइब हैं तो राजस्थान के, ये भी याद रखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम वही जगह है कलकत्ता के अंदर जिसकी वजह से बहुत सारी युद्ध लड़ी गई थी। बैटल ऑफ पलासी आपको याद है ना, सिराजुद्दौला के और ब्रिटिश आर्मी के बीच में जो लड़ी गई थी। और यहाँ पे एक और इवेंट हुआ था ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसके अंदर क्या हुआ था कि करीब 124-125 के आसपास ब्रिटिशर्स थे जिनको एक ही छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था और सफोकेशन की वजह से सबकी डेथ हो गई थी। तो चलिए देखते हैं। सिराजुद्दौला कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल फोर्ट विलियम्स ड्यूरिंग द सेक ऑफ कलकत्ता इन 1756। ठीक है, दूसरा क्या है कि द प्रेजेंट फोर्ट विलियम वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश एज अ डिफेंसिव मिलिट्री फोर्टिफिकेशन आफ्टर देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर। देखो ये बात सही है, अगर 1756 की अगर बात करोगे तो क्या हुआ था, बैटल ऑफ पलासी आपको देखने को मिला था। बैटल ऑफ पलासी के यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हुई थी आप समझो। सिराजुद्दौला चूंकि लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर था, चाहता था कि एक्सपेंशन हो, दीवानी राइट्स हमारे पास हो, खास करके ट्रेड को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो क्या कर रहे थे, टैक्स पे करने से मना कर देते। यही वजह है कि सिराजुद्दौला परेशान हो गया और उसने 1756 में क्या करा था कि फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, और अटैक करने के बाद फाइनली जो है फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लेगा। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली वहां पे तोड़ फोड़ तो होगी और यहीं पे होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, इसके बाद फाइनली क्या होगा कि नेक्स्ट इसी 1756 1757 में
आपको बेटल ऑफ पलासी भी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है और फोर्ट विलियम को दोबारा ब्रिटिशर्स के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। यहाँ क्या दिया है, बैटल ऑफ बक्सर, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा 1-1। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है बिहार के अंदर जो रीजन है, इसमें मीर कासिम जो था इसने ट्रीपार्टाइट अलायंस करा था। ठीक है, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, मीर कासिम प्लस दिल्ली के एम्परर जो थे शाह आलम द्वितीय टू, उन तीनों के साथ मिलकर एक तरफ थे और हेक्टर मुंडो ने इनको हरा दिया था यहाँ पे। ठीक है, और देखो बैटल ऑफ प्लासी केस में आपको कौन दिखेगा, तो क्लाइव दिखेगा, ये भी याद रखना। चलिए अगले सवाल को देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बलि जतरा। देखो बलि जतरा बेसिकली एक प्रथा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो उड़ीसा वाला रीजन है, उड़ीसा के आसपास बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके लोग इंडोनेशिया वगैरह जाते थे, और पहले अगर देखोगे तो हिंदुइज्म का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन सब पे। कंबोडिया में तो आपको अंगोर बट टेम्पल भी दिखता है। तो बलि जतरा के अंदर बेसिकली जो हमारे एंशिएंट कल्चर्स थे, जो हमारे रिलेशन थे बेसिकली इंडोनेशियन और उसके आसपास की कंट्री के साथ, उसी को यहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है, पहला क्या है, देखो बलि जतरा इज सेलिब्रेटेड इन ओडिशा टू कमेमोरेट एंशिएंट मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो साउथ ईस्ट एशिया 100% करेक्ट, क्योंकि इंडोनेशिया, कंबोडिया ये सब आपको कहाँ पे दिखता है, साउथ ईस्ट एशिया में तो दिखता है। द फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड ऑन मकर संक्रांति एंड इंक्लूड्स द बोइटा बंधन रिचुअल्स वेयर women float lighted boats on the महानदी। अब आपको यहाँ पे फैक्चुअल डाटा पूछ दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आप गेस कर लेते एक बार। सेकंड में ये बोला जा रहा है कि मकर संक्रांति के दिन सेलिब्रेट करता है, और महिलाएं जो है महानदी रिवर के बारे में आपने सुना है, उसके अंदर बोट चला के वहां पे एंजॉय करती है। तो बताइए क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए फटाक से। आज मेरा गला बहुत ज्यादा सूख रहा है, क्या होगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट 100% करेक्ट, सेकंड करेक्ट नहीं है, क्यों, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो कार्तिक मंथ का पूर्णिमा होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट करेक्ट। ऑब्वियसली फीमेल यहाँ पे बोट रेसिंग करती है, इसमें नो डाउट है, लेकिन ये कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे दिखता है, ना कि मकर संक्रांति के टाइम पे। विद रेफरेंस टू ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो एक तरफ डांस फॉर्म दिए गए, ठीक है, दूसरी तरफ स्टेज दिया गया है, और आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच है। अब ध्यान से देखिए और आप एलिमिनेट कर लोगे आसानी से, क्योंकि अभी मैंने इसमें से एक के ऊपर बात की है। चलिए देखिए और बताइए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए ध्यान से, क्या होगा। देखो उल्टा पुल्टा कर दिया है, कलवेरिया डांस आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। अब सामने क्या दिया है, ओडिशा, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर गोतीपुआ डांस की बात करें तो गोतीपुआ डांस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये ओडिशा में देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी गलत मार्क कर दिया है। लेकिन सिकली डांस जो है ये आपको केरला में देखने को मिलेगा, द्रविडियन ओरिजिन है डांस का, बेसिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह यहाँ पे यूज किया जाता है, और ट्रेडिशनल वे में, चाहे आप देखोगे जो पौराणिक कथाएं हैं उनके ऊपर भी ये डांस किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन पेयर इज करेक्ट, बाकी के दोनों गलत। जमींदारी सिस्टम के बारे में आपसे पूछा गया, देखो सबसे ज्यादा पैसा अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कहीं कमाया था तो वो जमींदारी सिस्टम के टाइम पे ही कमाया था। ठीक है, जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला रीजन जो है, अगर ब्रिटिशर्स की मानो तो उनके लिए सोने की चिड़िया था, क्योंकि गंगा यमुना का दुआब था, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो आपसे ये पूछा गया कि द जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, किस एक्ट के अंदर किया गया था, बताइए कौन लेके आया था जमींदारी सिस्टम, जल्दी से बताइए कौन लेके आया था जमींदारी सिस्टम, कौन लेके आया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था। कौन लेके आया था, याद कीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था इसको। कब लेके आएगा, तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, अब इसके अंदर देखो बेसिकली होता क्या था, सपोज करो कि 11 kg जो है वहां पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो उसमें से 10th 11th पार्ट जो होता था ये रेंट का ब्रिटिश गवर्नमेंट को चला जाता था, और 1/11 जो होता था ये किसको दिया जाता था, तो जमींदार को दिया जाता था। ठीक है, करीब करीब इस हिसाब से देखोगे तो मोर देन 80% से ज्यादा जो प्रोड्यूस होता था, प्रोड्यूस है नहीं बेसिकली जो टैक्स होता था, वो कौन लेके जाते थे, तो ब्रिटिशर्स लेके जाते थे। महलवारी सिस्टम के बारे में बोला गया, महलवारी सिस्टम आपको कहाँ पे देखने को मिला, गुजरात वाले रीजन में, महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत था, स्पेशली अगर देखोगे तो जो पंजाब वाला रीजन है वहां पे आपको सबसे ज्यादा महलवारी सिस्टम दिखा। रैयतवारी के बारे में देखोगे तो कैप्टन रीड का नाम आपको याद आएगा। जो मद्रास वाला प्रोविंस है, स्पेशली मान के चलो कि सदर्न इंडिया के अंदर आपको रैयतवारी सिस्टम देखने को मिला। ठीक है, विथ रेफरेंस टू संत गुरु रविदास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो जब हिंदू जो हमारा कल्चर है, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म का, उसके अंदर दो फॉर्म में गवर्नमेंट को पूजा जाता है, एक साकार, एक निराकार। निराकार का
इट मीन्स कि कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, बेसिकली नेचुरल वर्शिपर होते हैं और कर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है। और संत रविदास जो है ये बेसिकली अगर देखोगे तो कबीर के ये शिष्य रह चुके हैं, कबीर के डिसाइपल थे, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, ही वाज ए डिसाइपल ऑफ तुलसीदास एंड एक्टिवली अपोज्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। देखो जितने भी मोस्ट ऑफ द इस तरह के जो लीडर्स हुए हैं उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात की अपोज की, लेकिन ये डिसाइपल तुलसीदास के नहीं थे, किसके थे, तो कबीर दास के, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है कि रविदास डिवोशनल वर्सेस वेर इंक्लूडेड इन द सिख स्क्रिप्चर्स नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर करीब करीब 60% जो चीजें आपको दिखेगी वो कर्मा से रिलेटेड चीज होती है, ठीक है, कर्म के कॉन्सेप्ट में। और इसमें से मेजोरिटी जो चीज है या तो वो कबीर की वाणी है या रविदास के वर्सेस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये 100% करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कभी अगर आप गुरुद्वारा जाओगे ना तो वहां पे अगर बैठ के गुरबानी आप सुन रहे हो तो आप कुछ चीजों को ना वो रियलाइज कर पाओगे, क्योंकि वो कबीर का जो स्लैंग है, जिस तरह से जो वे है उनका, तो वो आपको दिख जाता है वहां पे। चलिए अगले सवाल को देखिए। ढोकरा आर्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। ढोकरा इज प्रोसेस ऑफ कास्टिंग ब्रास, बेल मेटल एंड ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट थ्रू द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। ढोकरा इज प्रिविलेंट अक्रॉस वेरियस इंडियन स्टेट्स विद सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन बिंग इन छत्तीसगढ़। अगर ढोकरा आर्ट की बात करोगे तो बेसिकली छत्तीसगढ़ वाले रीजन में आपको सबसे ज्यादा दिखता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के अलावा अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के अंदर भी दिखता है। इसके साथ साथ झारखंड के भी कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो इस आर्ट को वहां पे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या होगा आंसर। देखो सेकंड तो नो डाउट करेक्ट है इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या होगा। क्या होगा, देखो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है करेक्ट। लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपको पता है ना, बेसिकली क्या किया जाता है, मोम का पुतला बनाया जाता है, ठीक है। वैक्स मोम हुआ ना, तो मोम का एक पुतला बनाया जाएगा, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाएगा और उसको आग के अंदर पकाया जाएगा। अंदर का मोम पिघल जाएगा, एक पतला सा छेद करके सारा मोम बाहर निकाल दो, उसी छेद से मेटल अंदर डाल दो, कास्टिंग हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। और यही चीज हम कहाँ पे देखते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक को ही यूज करता हुआ दिखते थे। एक वहां पे आपको याद होगा डांसिंग गर्ल की हमें प्रतिमा मिली थी, किस पोस्टर में मिली थी, तो त्रिभंगा पोस्टर में मिली थी मोहनजोदारो से, ठीक है। वो भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनाई गई थी। The golden threshold literary work is related to which of the following personality? बताइए गोल्डन थ्रेशोल्ड जो एक साहित्यिक कृति है किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट। बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से बताइए किसके द्वारा लिखा गया। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी थी ये जिसने आईएनसी सेशन को प्रिसाइड किया था। आईएनसी सेशन को प्रिसाइड करने वाली फर्स्ट इंडियन वीमेन थी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हो। जब दांडी मार्च हुआ था तब भी इन्होंने कदम से कदम मिला के गांधी जी का साथ दिया था। तो जल्दी से बताइए किसके द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी की बात करोगे तो इन्होंने हिंद स्वराज जैसी बुक्स लिखी थी यहाँ पे। जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा, राइट आंसर सरोजिनी नायडू, ठीक है। एनी बेसेंट की अगर आप बात करोगे तो न्यू इंडिया और एक था कॉमनवेल्थ करके, तो वो भी एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। विथ रेफरेंस टू द छत्रपति शिवाजी महाराज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो 7th सेंचुरी के आसपास जो था छत्रपति शिवाजी बहुत ज्यादा रहे थे, मतलब उस समय बेसिकली इनका 1630 के आसपास देखोगे तो यही टाइम पीरियड है जब ये पैदा हुए थे। तो चलिए बताइए क्या है इनके बारे में। दो चीज आपको पता होगा, चौथ और सरदेश मुखी, दो टैक्स लिया जाता था इनके द्वारा। अब ये दो टैक्स जो होता था बेसिकली ऐसा नहीं था कि अपने खुद के राज्य में लेते थे, नहीं, जहां से इनकी सेना जा रही है एक वो था कि आपको मराठा साम्राज्य से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे सहयोगी हो, तो इसीलिए सेना के खर्चे के लिए चौथ और सरदेश मुखी लिया जाता था। तो देखो ये तो 100% करेक्ट है। अष्ट प्रधान का भी कॉन्सेप्ट आपने शिवाजी के कोर्ट में ही देखा। पहला क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड विद द किंग एज द सुप्रीम अथॉरिटी असिस्टेड बाय द अष्ट प्रधान काउंसिल। देखो ये भी 100% करेक्ट है। हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस होता था जब भी आप मराठा एम्पायर के बारे में देखोगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। Which among the following was the founder of the चालुक्य डायनेस्टी। देखो चालुक्य डायनेस्टी दो फेजेज में आई थी, अर्ली चालुक्य, लेटर चालुक्य, ठीक है। अर्ली चालुक्य के अंदर आपको पुलकेशिन 1, उसके बाद पुलकेशिन 2 दिखेंगे, ठीक है, ये सारे आपको दिखेंगे। लेटर चालुक्य की बात करोगे तो 900 एडी के आसपास जो है लेटर चालुक्य का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर, कौन फाउंडर थे। तो राइट आंसर क्या होगा, पुलकेशिन 1, ठीक है, इन्हीं को फाउंडर माना जाता है, ठीक है। दंती दुर्ग जो है ये किस डायनेस्टी के फाउंडर थे, तो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। किसका, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, ठीक है। पुलकेशिन 2 के बारे में मैंने आपको बोला, आपको पता है ना, हर्षवर्धन को इन्होंने डिफीट किया था, ठीक है, बैटल ऑफ नर्मदा कह लीजिए उसको, इसमें इन्होंने डिफीट किया। राजेंद्र 1 की अगर आप बात करोगे, चोला डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर रहेंगे, ठीक है।
राजराज चोल और राजेंद्र वन, इन दोनों ने मिल के अगर आप देखोगे तो बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर की नींव रखी थी, मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्शन करवाए थे इन दोनों ने। चलिए अगले सवाल को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विजय दुर्ग फोर्ट। देखो वेस्टर्न कोस्ट पे आपको दिखता है विजय दुर्ग फोर्ट। जब आप क्या बोलते हैं अरेबियन सी के किनारे पे चलोगे महाराष्ट्र में तो वहां पे ये फोर्ट दिखेगा। इस फोर्ट की खास बात ये थी कि जब तक मराठा एम्पायर जिंदा रहा, जब तक किसी एक सिंगल मराठा के हाथ में भी तलवार थी, तब तक इस फोर्ट को हासिल कर पाना बहुत मुश्किल था। फाइनली जब आप देखते हो कि थर्ड एंग्लो मराठा के बाद वॉर के बाद जब कंप्लीटली क्रश हो जाएगा मराठा एम्पायर, उसके बाद फिर यहाँ जाके सबसे लास्ट में विजय दुर्ग फोर्ट को ही एक्वायर किया गया था। सबसे लास्ट में पूरा मराठा साम्राज्य को कुचलने के बाद इसको एक्वायर किया था, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिसेंटली अगर देखोगे तो इसको धरोहर बनाने की बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इनटेंजिबल हेरिटेज के अंदर इसको जगह देने की बात की गई, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो। पहला क्या है कि सर्व्ड एज ए नेवल बेस फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। देखो ईस्टर्न कोस्ट पे लेके चला गया, कहाँ अरेबियन सी, कहाँ बे ऑफ बंगाल, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो 2 को एलिमिनेट कर दिया, कुछ नहीं करना है, एक गलत निकला, एलिमिनेट कीजिए, आपका राइट आंसर आ गया 1 and 3, ठीक है। 1818 में देखो इसको आफ्टर द फॉल ऑफ मराठा एम्पायर, जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद कैप्चर करवाए थे इसको। इसके बारे में कहा जाता है कि तो अरेबियन सी का पानी आता था इसके आसपास, पूरा एक गहरा खड्डा करके उसके अंदर मगरमच्छ वगैरह डाल रखा था, तो कोई हिम्मत नहीं दिखा पाता था आने का यहाँ पर। चलिए अगले सवाल को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द झुमोर बिनंदिनी डांस। झुमोर बिनंदिनी डांस के बारे में आपसे पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट दिया गया। पहला, इट इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म्ड प्राइमरली बाय द आदिवासी टी ट्राइब्स। सेकंड, इट इज accompanied by ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट लाइक द महाद, ढोल, ताल, फ्लूट। देखो ये डांस क्यों होता है, कभी अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे, खास करके असम वाले रीजन में जाओगे, तो असम में क्या होता है कि टी का हार्वेस्टिंग होता है, ठीक है। एक बार जो है टी लीव्स अच्छी खासी हो गई है तो उसकी हार्वेस्टिंग होगी। हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले क्या होता है कि बहुत सारे लोग मेल फीमेल सब मिलके इसको एंजॉय करते हैं, और बहुत ही लोकल इंस्ट्रूमेंट है, घर के अंदर ढोल हो, वो कॉन्सेप्ट था ना कोरोना में, ताली और थाली बजाओ, वही सीन है, जिसके घर में जो रहता है वो लेके आ जाते हैं, बजाते हैं, डांस वांस करते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो बताइए क्या होगा। तो देखो आदिवासी टी ट्राइब्स है, तो ये भी 100% करेक्ट है। बेसिकली जो टी कल्टीवेट करने का काम करते हैं वही सेलिब्रेट करते हैं। और सेकंड भी है कि जो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट वगैरह होते हैं उन्हीं से ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ था नहीं। अच्छा आपसे इनकरेक्ट पूछा गया तो क्या हो जाएगा, नाइदर 1 और 2, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। चलिए अगले सवाल को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपाक्षी टेम्पल। भगवान शिव की यहाँ पे पूजा होती है, उनके एक रुद्र रूप की पूजा होती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इट इज फेमस फॉर इट्स द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। यूनेस्को अनाउंस इट्स इंक्लूजन इन द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन 2023। मैंने क्या बोला, करंट अफेयर्स में जो चीज आएगी उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करें मोस्टली। पहली चीज देखो, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको सेवाई टेम्पल कहाँ मिलेगा। अगर आप हिमालयन रीजन में जाओगे भी तो उत्तराखंड, थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में है, और कश्मीर वैली में भी आपको टेम्पल्स दिखेंगे। लेकिन जब असम को आप क्रॉस कर जाओगे तो आपको टेम्पल्स रेयरली देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 90% जो नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन है, खास करके मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, इन सब में, भले वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से आते हो, लेकिन सबने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर रखा है, तो वहां पे तो ये होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो चलिए जल्दी से बताइए कि लिपाक्षी टेम्पल आपको कहाँ पे दिखेगा, किसने बनवाया था, जल्दी से लोकेशन बताइए इसका, जल्दी कीजिए। अरे जब देख रहे हो तो ट्राई करने में क्या जाता है, आंसर तो दो आप लोग, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहाँ पे होगा, तो ये आंध्र प्रदेश में होगा, ना कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपको दिखेगा, 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, याद है ना। और जब आंध्र प्रदेश की बात है तो ऑब्वियसली साउथ इंडिया में हमने क्या देखा, द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर देखा है। वही नॉर्थ की बात होता तो हम क्या बोलते हैं, नगर स्टाइल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ठीक है। और कर्नाटका वाले रीजन में आपको बेसारा स्कूल ऑफ आर्ट भी दिख जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करोगे, ये भी 100% करेक्ट है। 2023 में इसको प्रोविजनल लिस्ट में शामिल करने की बात की गई है, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। चलिए अगले सवाल को देखिए। विथ रेफरेंस टू द बुद्धिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो हर एक रिलीजन में एक प्रॉब्लम होती है, जो कोर प्रिंसिपल को मानने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर अगर आप कोर प्रिंसिपल की बात करोगे, हम नेचर वर्शिपर थे। अगर आप ऋग्वेद की भी बात करोगे तो ऋग्वेद का दूसरा से लेके जो 8वां चैप्टर है, उसके अंदर कहीं भी किसी भी भगवान के बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके अंदर नेचुरल वर्शिपर्स की हम बात करते थे, वही कॉन्सेप्ट था बुद्धिज्म के अंदर। लेकिन जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हीनयान, महायान।
हीनयान जो था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहा और महायान ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, हीनयान को लेसर विकल्प कर दिया, सबसे निचले पायदान पे रखा, और महायान जहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी उसको टॉप पे पहुंचा दिया सबने। तो चलिए बताइए, थेरावादा बुद्धिज्म एम्फसाइज पर्सनल एनलाइटमेंट थ्रू स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द बुद्धा टीचिंग। देखो ये थेरावादा बुद्धिज्म जो है ये कोर है किसका, तो हीनयान का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 100% करेक्ट। सेल्फ एनलाइटमेंट की बात करता है, जो बोधिसत्व वाला कॉन्सेप्ट आप समझते हो कि खुद को एनलाइट करो और फिर आप बुद्ध बन जाओ, तो इसके बारे में बात करेगा हीनयान या थेरावादा, ठीक है। महायान बुद्धिज्म जो है ये इसके बारे में क्या बोला गया, अर्लीस्ट इंक्लूड्स अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट लाइक त्रिपिटक। त्रिपिटक कब लिखा गया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में अगर आप देखोगे तो 2 पिटक लिखे गए, ठीक है, सूत्र पिटक और बिना पिटक। थर्ड जो है त्रिपिटक के अंदर थर्ड अभिधम्म पिटक, वो कब लिखा गया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अशोका के टाइम पे, ठीक है। बाइफर्केशन कब होता है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर बाइफर्केशन होता है, इसीलिए ये चीज गलत होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट पूछा है तो 1-1। देखो कितना आपके ब्रेन के साथ खेल रहा है यहाँ पे। बोला कि महायान बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट त्रिपिटक के अंदर मेंशन है, जबकि त्रिपिटक की बात करोगे तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 पिटक बने, सुत्त और विनयक पिटक, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक बना, अशोका के टाइम में मोगालीपुट्टिस के द्वारा लिखा गया था। तो ये डायरेक्ट रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और देखो बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन इस बार एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। रीजन ये है कि जो रत्नागिरी वाला रीजन है उड़ीसा का, वहां पे बहुत सारे बुद्धिस्ट जो टेम्पल्स वगैरह थे जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, स्टेच्यू वगैरह वो सब एक्सकवेट होकर बाहर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कानपुर के आसपास देखोगे तो बहुत सारी मूर्तियां मिली है बुद्धिज्म की। कभी कानपुर जाओगे ना तो गंगा नदी के ऊपर वहां पे एक नाला बना हुआ है, उसका नाम ही है बड़ा नाला। उसके ऊपर देखोगे तो एक बुद्धा की बहुत बड़ी प्रतिमा रखी हुई है, नाले के ऊपर लोग उस पर चढ़ के इधर से उधर मूव करते हैं। Which of the following fort was known as the Gibraltar of the East due to its strong fortifications? बताइए गिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट किसको बोला जाता था, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग या तोरना? बताइए जल्दी से, गिब्राल्टर ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता था, जल्दी आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। हाँ कहीं कहीं देखो इसको जिब्राल्टर भी बोलते हैं, गिब्राल्टर भी बोलते हैं, तो उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको। बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, इसको विजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रिसेंटली अगर देखोगे ना तो 12 ऐसे फोर्ट्स है इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करोगे तो पूरे इंडिया में 12 ऐसे किले हैं जिसको गवर्नमेंट ने यूनेस्को के लिस्ट में शामिल करने की बात की, ठीक है। तो प्रोविजनल लिस्ट में शामिल करने की फिलहाल बात की गई है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो देखो इंपॉर्टेंट कितना क्यों हो जाता है कि यूनेस्को की साइड जितनी ज्यादा बढ़ेगी हमारा उतना ज्यादा नाम होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है तो टूरिज्म ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए, Which of the following correctly describe the significance of the, देखो ये अली अल लिगैंग फेस्टिवल है, ठीक है, अली अल लिगैंग फेस्टिवल है, ठीक है। पहला एक रिलीजियस फेस्टिवल डेडिकेटेड टू हिंदू डाइटीज शिवा एंड पार्वती। दूसरा है पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है सेलिब्रेटिंग सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तीसरा है इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन एंड एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी। चौथा है ट्राइबल वॉर डांस परफॉर्म्ड बिफोर गोइंग टू बैटल। बताइए अली अल लिगैंग फेस्टिवल किससे रिलेट करता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए किससे रिलेट करेगा, बताइए जल्दी से किससे रिलेट करेगा। देखो झूम कल्टीवेशन के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा, ठीक है। झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बेसिकली एक पहाड़ों पे जो खेती होती है, एक जगह खेती करो, अगर लगे कि फर्टिलिटी कम हो गई तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, शिफ्टिंग एक तरह से शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है बेसिकली असम और उसके आसपास के रीजन में आपको दिखेगा, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न में आपको दिख जाता है ये, ठीक है। और जब मैंने कल्टीवेशन की बात की है तो किससे रिलेट करेगा, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन एंड इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। देखो स्पाइस वगैरह का कल्टीवेशन की अगर आप बात करोगे या टी कल्टीवेशन की बात करोगे तो प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है, तो ये फेब, लास्ट फेब या मार्च के आसपास देखोगे तो ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और हिंदू कैलेंडर जो है उस कैलेंडर के हिसाब से जो 12th मंथ है फाल्गुन का, तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। Which of the following books was written by वीर सावरकर? बताइए वीर सावरकर के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया। देखो हालांकि हमारे देश के अंदर इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। वीर सावरकर जब जेल में थे, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में, तो उन्होंने वहां से बहुत सारी लेटर्स लिखे थे ब्रिटिश एम्पायर को, और उसमें से फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि आप हमें पेंशन दो, हम सिर्फ हिंदू सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की बात करेंगे, हमें इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं, ब्रिटिश मोनार्क के अंदर है कि हम हिंदू सोसाइटी को अपलिफ्ट करेंगे, बेसिकली अपर कास्ट हिंदू को अपलिफ्ट करने की बात की गई थी उस समय, ठीक है।
तो चलिए बताइए, वीर सावरकर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? क्या होगा? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी आप जानते हो, इसी के ऊपर इन्होंने बुक लिखा था। ठीक है। हिंद स्वराज की बात करोगे तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। आनंद मठ की बात करोगे तो कौन किन्होंने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहीं पे मेंशन मिलेगा, कहीं पे बंकिम चंद्र बनर्जी देखने को मिलेगा। ठीक है। हेरात फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया? बताइए हेरात फेस्टिवल कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अखरोट समझते हो ना, वॉलनट। तो इस फेस्टिवल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि भगवान शिव की पूजा होती है और अच्छे खासे अमाउंट में अखरोट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आप गेस करो अखरोट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता होगा? अगर इन रीजन की बात करोगे तो कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। हेरात फेस्टिवल आपको जम्मू कश्मीर के अंदर ही दिखेगा। एक सेवाइट फेस्टिवल है, भगवान शिव की इसके अंदर पूजा की जाती है। ठीक है। अभी रिसेंटली ये सेलिब्रेट किया गया था, इसीलिए ये न्यूज में आ गया। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू सूफीज्म। देखो भक्ति मूवमेंट के बारे में आप सबको पता है ना कि भक्ति मूवमेंट के अंदर आपने सन्यासी रिवोल्ट भी देखा था। चाहे भक्ति मूवमेंट की बात करो या सूफीज्म की बात करो, इनका कोर कंसेप्ट होता है कि कर्मा के ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है। एक वे ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां जहां जाएंगे एक वे ऑफ लाइफ को अपने परफॉर्मेंस के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो कुछ कर्म दिए गए हैं और उसकी मीनिंग दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है। ठीक है। पहला देखो मुरीद। अब मुरीद का मतलब क्या होता है? मुरीद का मतलब होता है शिष्य, फॉलोवर, डिसाइपल। यहाँ क्या लिखा है? स्पिरिचुअल गाइड और टीचर इन सूफीज्म। ये क्या हो गया? गलत हो गया। पीर, पीर फकीर किसको कहा जाता है? संत को ही पीर फकीर बोला जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। शेख या मुर्शिद, ये क्या होता है? डिसाइपल ऑफ फॉलोवर ऑफ सूफी ऑर्डर। नहीं, शेख और मुर्शिद क्या होते हैं? तो ये स्पिरिचुअल गाइड होते हैं। और मुर्शिद क्या होगा? तो ये डिसाइपल होते हैं। तो क्या होगा? कौन सा करेक्टली मैच है? तो 2 1। ठीक है। देखो जो कुतुब मीनार आप दिल्ली के अंदर देख रहे हो ना, ये कुतुब मीनार भी जो है एक सूफी संत के लिए ही बनाया गया था। स्टार्ट करा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उसको कंप्लीट करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। बाद में आप देखोगे कि लोधी डायनेस्टी के रूलर उसको रिपेयर भी करवाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नानजी देशमुख। देखो नानजी देशमुख रिसेंटली जो था इनका डेथ एनिवर्सरी था, बहुत सारी बातें की गई थी इसके बारे में। हमारे प्रधानमंत्री ने जो डिस्कस करते हैं उसके अंदर भी बात की गई थी इनके बारे में। ठीक है। पहला क्या, ही वाज की फिगर इन संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट लेड बाय आचार्य विनोबा भावे। अब देखो संपूर्ण क्रांति का जो है वो जनक कौन थे? बिहार से कनेक्शन है, यहाँ पे विनोबा भावे लिखा गया है। ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है तो ध्यान रहे, इसमें गलती ना हो क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है आपका। ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका। देखो नानजी देशमुख बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, गांधी जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए स्वराज के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा मानते थे। और स्वराज के कॉन्सेप्ट में भी जो आप देखते हो ना, ग्राम स्वराज की जब बात होती है कि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट चाहिए, गांव के लोग तरक्की करेंगे तभी देश की तरक्की करेगा, ये कॉन्सेप्ट इनका। ठीक है। यहाँ पे जो संपूर्ण क्रांति की बात की गई है तो ये गलत हो गया। ठीक है। सेकंड क्या है कि ही एस्टैब्लिश्ड द दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट टू प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म। ये देखो 100% करेक्ट। कभी पूछ लेगा देशमुख टाइटल है तो कहां से होंगे? तो महाराष्ट्र से बिलोंग करेंगे। थर्ड है ही वाज पोस्टमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। यही तो मैंने बोला, गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, कहते थे कि ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट से ही पूरे देश का विकास होगा। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो बिल्कुल सही है, इनको भारत रत्न भी दिया गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी 2 और 3। ठीक है। संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण के टाइम की बात है। आपको पता है कि जब इमरजेंसी लगी थी तो उसके बाद टोटल रिवॉल्यूशन लेके आ गए थे और बोला था चौखंबा राज हम लेके आएंगे, ये कॉन्सेप्ट था उस समय का। अगर आप बीपीएससी